Assalamu alaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. So today beta we are going to discuss another unit, that's electromagnetic waves, which probably is the last part of the electromagnetism. तो बेटा अगर हम देखेंगे पिछले in 4 to 5 months we being studying the electromagnetism. In previous usually जो chapters हमने पढ़े थे in months में we studied all about the fundamental facts which are related to electricity and magnetism, जिससे आपने electromagnetism actually पढ़ा, ठीक है ना. तो जिसमें फिर स्टार्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रादर, उसके बाद जिस इंडक्शन, वो सारे कुछ पढ़े. दैट्स ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. वो कुछ इन लास्ट फ्यू मंथ्स वही हम स्टडी कर रहे हैं. तो ऑलमोस्ट हमने ऑलमोस्ट सारे फैक्ट्स हमने पढ़े जो स्टडी विच आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. लेकिन वैसे इन डीलिंग विद दीज बेसिक फैक्ट्स, बेसिक आइडियाज, एक आइडिया हमने छोड़ दिया. एक बेसिक फैक्ट जो एक्चुअली वो दैट वाज बीन लेफ्ट आउट सो फार. जो कुछ हमने अब तक पढ़ा उसमें एक आइडिया मिसिंग था जो एक्चुअली हमने अब तक नहीं पढ़ा, ठीक है ना. इस यूनिट में एक्चुअली वही एक आइडिया हम स्टडी करेंगे टू कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. रिमेंबर इट वाज एक्चुअली बेटा मैक्सवेल जिसने 1865 में डिस्कवर किया दैट मिसिंग आइडिया टू कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अगर आपको थोड़ा सा मैं वापस लेके चला जाऊँ, जब हमने स्टार्ट किया था बेटा, फॉर एग्जांपल हमने देखा फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. उसमें उसने कहा कि एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. That's a time varying magnetic field. That's a magnetic field changing with time. It acts as a source for time varying electric field. ठीक है ना. तो यही इसी कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए इट वाज जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, यूजुअली ही वाज फ्रॉम स्कॉटलैंड. इन ऑलमोस्ट 1865 he was of the opinion that the time varying electric field must also give rise to time varying magnetic field. यानी उसका ओपिनियन यही था कि अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. तो जो मैक्सवेल था, मैक्सवेल का ओपिनियन यही था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कर सकता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा कर सकता है. तो दैट इज वाई उसका ओपिनियन यही था कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट ऑल्सो प्रोड्यूस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. तो देयरफॉर बेटा उसके लिए उसने क्या किया, उसने एम्पियर्स सर्किट लॉ, ठीक है ना, अप्लाई किया एक कैपेसिटर पे जो कनेक्ट हुआ था एक टाइम वेरिंग करंट के साथ. यानी जो ऐसी करंट के साथ कनेक्ट हुआ था हमारा कैपेसिटर, ऐसा कह सकते हैं टाइम वेरिंग जिस इलेक्ट्रिक करंट कनेक्ट हुआ था कैपेसिटर के साथ. तो उसने उसी पे एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई किया टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ कैपेसिटर विच यूजुअली वाज कनेक्टेड टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक करंट. एंड जब उसने वो अप्लाई किया तो वहां पे उसने एक चीज देखी. उसने कहा कि वहाँ पे एक्चुअली जब उसने एम्पियर सर्किट लॉ उस कैपेसिटर पे अप्लाई किया तो बेटा उसने कहा वहाँ पे कि दिस एम्पियर सर्किट लॉ रिक्वायर्स अ मॉडिफिकेशन. एम्पियर सर्किट लॉ को मॉडिफाई करना पड़ेगा इसको अप्लाई करने के लिए. तो उस मॉडिफिकेशन वो हम लेटर ऑन देखेंगे भी. तो वो मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ को अब हम कहते हैं एम्पियर्स मैक्सवेल सर्किट लॉ, ठीक है ना. बाद में मैक्सवेल ने बेटा हमें कुछ सेट ऑफ इक्वेशंस भी दी, स्पेशली दैट वाज अ सेट ऑफ 4 फंडामेंटल इक्वेशंस. ये वह सेट ऑफ इक्वेशंस जिनको हम मैक्सवेलियन इक्वेशंस भी कहते हैं. those relations are relating the electric and magnetic fields with their respective sources. वो हम देखेंगे भी, लेटर ऑन पढ़ेंगे भी हम वो इक्वेशंस कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को अपने सोर्स के साथ कनेक्ट करता है. सोर्स मतलब चार्ज डेंसिटी एंड करंट डेंसिटी, ठीक है ना. तो ये सारा कुछ एक्चुअली यही मिसिंग आइडिया था, ठीक है ना. मिसिंग आइडिया एक्चुअली यही था, ठीक है ना बेटा. मैं कह रहा था आपसे कि जब उसने एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई किया, यानी यूज़ किया, यानी यूज द एम्पियर सर्किट लॉ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ कैपेसिटर विच वाज कनेक्टेड टू टाइम वेरिंग करंट, एंड ही फाउंड दैट दिस लॉ नीड्स मॉडिफिकेशन. तो उसके लिए उसने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया मॉडिफाई करने के लिए. उस कॉन्सेप्ट को हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं बेटा. दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है ना. तो एक्चुअली जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट करंट की मदद से उसने एम्पियर सर्किट लॉ बाद में क्या किया, मॉडिफाई किया. अब डिस्प्लेसमेंट करंट दे के अब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यही वो मिसिंग फैक्ट था जो एक्चुअली दिया गया जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बाद में कंप्लीट हुआ. नाउ मैक्सवेलियन इक्वेशंस अलोंग विथ लॉरेंट्स फोर्स इक्वेशंस दे एक्सप्रेस द बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. अब सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में बेसिक लाई तो वो मैक्सवेलियन इक्वेशंस आएंगी और साथ साथ लॉरेंट्स इक्वेशंस आएंगी, ठीक है ना, ठीक है ना बेटा. तो देयरफॉर बेटा
अब मैक्सवेल की तरफ जाएंगे ना। मैक्सवेल कहता है कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, जब आइदर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम, द अदर फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। अब मैक्सवेल ये कहता है कि अब दोनों में कोई एक फील्ड चेंज हो जाएगा तो दूसरा प्रोड्यूस होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो प्रोड्यूस करेगा टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, और अगर आपके पास टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो वो प्रोड्यूस क्या करेगा, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों में एक चेंज हो जाए तो दूसरा वो खुद ब खुद वहां पे प्रोड्यूस करता है। तो दिस लीड्स, यह कहना उसका कि एक वैरी होता है वहां पे दूसरा प्रोड्यूस होता है, दूसरा वैरी होता है तो पहला वाला प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट इट लेड अस टू द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस। सो दिस लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस या वेव्स कंटेनिंग द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली उसको एक चीज की तरफ लेके गया जिसमें एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट उसने हमें प्रोवाइड किया, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस वाला कॉन्सेप्ट, कि जो यूजुअली जब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड खुद ब खुद वहाँ पे प्रोड्यूस होता है तो वहाँ पे एक्चुअली वहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस होते हैं, ठीक है ना। जो एक्चुअली होते क्या है, द कंसिस्ट ऑफ टाइम वेरिंग दिस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेज या वेव्स वो प्रोपागेट करते हैं फ्री स्पेस विथ ऑलमोस्ट द स्पीड ऑफ लाइट, दैट्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसी तरह एक्चुअली हम हिस्ट्री भी बाद में देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट कैसे होती है, वो मैं अलग से आपसे पढ़ाऊंगा कि हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड, उनकी हिस्ट्री क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, ये चीज़ें हमने इसमें स्टडी किया था। एक जर्मन साइंटिस्ट था, उसका नाम HR हर्ट्स था। ऑलमोस्ट इन 1885 में, इन 1885 उसने सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेट किया एक्सपेरिमेंटली इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, दैट्स फर्स्ट दिस हर्ट्स इन 1885 फर्स्ट ऑफ ऑल डिमॉन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड यूजुअली मार्कोनी वाज द फर्स्ट टू यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। मार्कोनी पहला बंदा था जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या किया, वो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज किया, ठीक है ना। तो देयरफॉर जब डिस्कवरी के बाद बेटा यूनिफिकेशन अब हुई, यानी मैक्सवेल के इस कंसेप्ट के बाद वहाँ पे यूनिफिकेशन हुई, यानी वो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट देके what happened, it brought together the phenomenon of electricity and magnetism into a coherent and unified theory। अभी एक यूनिफाइड थ्योरी बन गई। तो डिस्कवरी के बाद मैक्सवेल ने प्रेडिक्ट किया द ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच को ट्रेवल एट ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट, जो मैंने आपको बोला, ठीक है ना। एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट से एक और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बाद में निकल आया कि जब उसने ये चीज़ बताई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस जो ट्रेवल करती है ऑलमोस्ट द स्पीड ऑफ लाइट, तो देयरफॉर उसने फिर बाद में ये कॉन्सेप्ट निकला, उसने कंक्लूड इसको एंड पे किया दैट लाइट इटसेल्फ इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट खुद भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो देयरफॉर दैट वी विल सी इन द कमिंग लेक्चर्स, बट बिफोर दैट विल गो फॉर द मेन इंपॉर्टेंट मिसिंग फैक्ट जो एक्चुअली ऐड किया था एम्पियर सर्किट लॉ में इसने, दैट्स कॉल्ड एज मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट या डिस्प्लेसमेंट करंट। प्रोडक्शन में बाद में आपको कैसे प्रोड्यूस होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दैट्स बाय एक्सेलरेशन, वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। थोड़ा सा आपको मैंने आपको कंसेप्ट दिया है उसका, वो दैट वी विल स्टडी नाउ। बेटा आपको पता है अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, चूंकि मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अभी मैं सारा वो फिनोमेनन आपको दिखाऊंगा जो एक्चुअली जो एक्सपेरिमेंट किया था इस मैक्सवेल ने, तो वो एक्सपेरिमेंट में नीचे आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले उसने अप्लाई किया था एम्पियर सर्किट लॉ, आपको याद होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो रिलेट होता है टू द स्टडी करंट बाय रिलेशन, पता है आपको, याद होना चाहिए, दैट्स एम्पियर circuit law usually given by closed integral b dot mu naught y, ठीक है ना, साइक्लिक इंटीग्रल है। तो देयरफॉर दिस इज दिस एम्पियर सर्किट लॉ जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे रिलेट हुआ है टू द स्टडी करंट, वो है दैट्स b dot dl is mu naught i, where what is I is the current which is threading the surface bounded by closed path c। यानी यूजुअली यहाँ पे आपको साइक्लिक इंटीग्रल क्लोज्ड इंटीग्रल वही दिखा रहा है कि एक्चुअली ये जो करंट है ना, ये एक्चुअली पास होता है एक सरफेस में जो बाउंड हुआ है किससे, एक क्लोज्ड पाथ से, ठीक है ना। यूजुअली बेटा दिस इज वैलिड, दिस रिलेशन इज वैलिड इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए गिवन रीजन डज नॉट चेंज विद टाइम। ये रिलेशन एक्चुअली वैलिड रहती है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे रीजन में चेंज नहीं होता टाइम के साथ, ठीक है ना। दैट इज वाई मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी करंट आपको दिया। स्टडी करंट का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है वो भी कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है टाइम दिस टाइम के साथ साथ,
लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन में चेंज हो जाए तब एम्पियर सर्किट लॉ की को मॉडिफिकेशन की जरूरत है। यहाँ पे मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, आई आर स्टडी करंट विच मीन्स इट प्रोवाइड्स अस द कांसेप्ट दैट दिस लॉ इज वैलिड इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए गिवन रीजन डज नॉट चेंज विद टाइम, but however if the electric field changes in a given region, then Ampere's circuit law needs modification, and the modification was done by Mr. Maxwell ने actually modify किया Ampere's circuit law to make it valid for both constant as well as time varying electric field। उसने उसको modify इसीलिए किया ताकि Ampere's circuit law दोनों पे अप्लाई हो जाए, both for constant electric field as well as for varying electric field। ठीक है ना। तो फिर से मैं कह रहा हूँ, मैक्सवेल ने ऑलमोस्ट 1864 और 65 उसने कहा कि ये जो रिलेशन है बेटा, लेट मी टाइटल इट एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इट इज लॉजिकली इनकंसिस्टेंट। ये इनकंसिस्टेंट है, ठीक है ना। ये लॉजिकली, जब हम लॉजिकली स्पीकिंग विल से इट इज इनकंसिस्टेंट। He accounted this inconsistency. I will show that how he accounted for this inconsistency. तो therefore उसने कहा लॉजिकली जब हम इसको अप्लाई करेंगे, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ वो कि ये इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है। किस तरह इनकंसिस्टेंट है, लेट अस सी दैट। तो therefore वो कैसे उसने देखा, उसने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें उसने कंसिडर किया कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके पास प्लेट्स हम लेंगे, फॉर एग्जांपल लेट मी नेम दीज टू प्लेट्स एज P and Q। ठीक है ना। वी आर कंसिडरिंग a parallel plate capacitor having plates P and Q which are being charged by a battery। ठीक है ना बेटा, is being charged by a battery B। During that time charging is taking place, a current I flows through the connecting wires। Obviously जैसे ही ये कैपेसिटर अब चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी चूंकि बैटरी इस कैपेसिटर को क्या करेगा, चार्ज करेगा, तो देयरफॉर जैसे ही ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो जैसे ही चार्जिंग के वक्त ऑब्वियसली हमारी जो कनेक्टिंग वायर्स है इनमें करंट पास होगा। ऑब्वियसली दैट इज ड्यूरिंग द टाइम द चार्जिंग इज टेकिंग प्लेस, अ करंट आई विल फ्लो थ्रू द कनेक्टिंग वायर्स। ठीक है ना। तो जो करंट वहां पे फ्लो हो रहा है वो एक्चुअली वेरी होता है टाइम के साथ साथ, इट चेंजेस विद द टाइम, दैट द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द कनेक्टिंग वायर्स इट चेंजेस विद द टाइम। सो देयरफॉर दिस करंट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर। ऑब्वियसली अगर हम कहा हमारा जो करंट यहाँ पे बैठ रहा है वो वेरी हो रहा है, टाइम के साथ साथ हमारा जो करंट वेरी हो रहा है, तो देयरफॉर वेरिएशन इन करंट क्या प्रोड्यूस करेगा इन वायर्स में, वो प्रोड्यूस करेगा एक मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं। मैग्नेटिक नीडल लो या मैग्नेटिक कंपास लो, उसको इस वायर के नजदीक रखो तो यू विल फाइंड अ डिटेक्शन देयर इन द मैग्नेटिक कंपास। तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक कंपास तो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिटेक्शन नहीं दिखाता है, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिटेक्शन दिखाता है। ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई द करंट विच विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस वायर विच कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग अ मैग्नेटिक कंपास और नीडल। ठीक है ना। यहां तक तो समझ में आया ना। नाउ कंसिडर टू लूप्स, हम दो लूप्स लेंगे इसमें, हम दो सर्कुलर लूप्स लेंगे लाइक दिस। रेड पेन से मैं आपको दिखा रहा हूं, दो लूप में ले रहा हूं। ठीक है ना। C1 एंड C2 दो लूप्स लिए गए, दैट्स बाय रेड कलर। दीज टू लूप्स वर टेकन, दैट्स मार्जिनड बाय C1 एंड C2। टू लूप्स हमने लिए C1 एंड C2, दीज आर पैरेलल टू द प्लेट्स P एंड Q, यानी ये पैरेलल है P एंड Q, ये जो दो प्लेट्स है जिस कैपेसिटर के, इन दो प्लेट्स को ये दोनों पैरेलल है। ठीक है ना। अब C1 जो है ना, इट इज इंक्लूजिंग ओनली द कनेक्टिंग वायर। अब देखो ये कैपेसिटर से बाहर है तो देयरफॉर C1 बीच में के C1 के बीच में सिर्फ वायर है। ठीक है ना। इट इज इंक्लूजिंग ओनली द कनेक्टिंग वायर which is attached to this plate P of the capacitor। while जो C2 है ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है between the two plates, in the region between the two plates of the capacitor। अब जो लूप C1 है इसमें से करंट I फ्लो हो रहा है थ्रू इट। ऑब्वियसली चूंकि जब इस वायर से देखो बेटा कन्वेंशनल करंट की, अब देखो डायरेक्शन I, तो देयरफॉर इस लूप में क्या फ्लो हो रहा है, करंट I इस लूप में से फ्लो हो रहा है। ठीक है ना। तो हैनस एम्पियर सर्किट लॉ फॉर लूप C1 वो किस तरह आप देख सकते हो, for loop C1 Ampere's circuital law, Ampere's circuital law, Ampere's circuital law। ठीक है ना। for the loop C1 is that's C1 B dot dl is equivalent mu naught I, ये loop C1 के लिए।
फिर से मैं बता रहा हूँ, जब हमने बैटरी को कनेक्ट किया इन दो कैपेसिटर्स के साथ, तो देयरफॉर बैटरी क्या काम करेगी, ये जैसे ही इन कैपेसिटर्स को चार्ज करना स्टार्ट करेगा तो देयरफॉर करंट वेरी हो जाएगा वायर्स में। तो जब करंट वेरी हो गया उससे क्या हो गया, विच मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी, तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगा। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हमने दो लूप्स लिए C1 एंड C2, इनमें C1 लूप कुछ भी कनेक्ट नहीं, कुछ C1 एक्चुअली प्लेट से कैपेसिटर से बाहर है, तो देयरफॉर ये सिर्फ वायर को कंटेन करता है, वायर C2 इन प्लेट्स के दरमियान में है। अब C1 चूंकि जो C1 वाला लूप है इसमें से वायर पास हो रही है और उसी वायर में से करंट अंदर जा रहा है, तो बीच में ना C1 लूप के अंदर क्या कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, आई। तो देयरफॉर बेटा, तो ऑब्वियसली इसके लिए एम्पियर, इस लूप C1 के लिए जो एम्पियर सर्किट वाला बनेगा, इट विल बी B डॉट DL इज इक्वल टू होगा। यहां तक तो ठीक है ना। अब आगे जाओ। अब जो लूप C2 है, इट लाइज इन द रीजन बिटवीन द टू प्लेट्स। ये जो लूप C2 है ये इन दो प्लेट्स के दरमियान लाई कर रहा है, ठीक है ना, बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कोई करंट इसमें फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि इस रीजन में करंट है ही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है, तो देयरफॉर नो करंट यूजुअली फ्लोज थ्रू दिस रीजन। हेंस इसके लिए फॉर लूप C2 एम्पियर सर्किट लॉ क्या बनेगा, इट विल बी C2 B डॉट DL। बेटा करंट क्या है, जीरो, तो विच मीन्स इट इज इक्वल टू जीरो। फॉर लूप यूजुअली बेटा फॉर दिस लूप C2 what will happen, which is lying in the region between these two capacitor plates, no current is flowing through this region, that through this loop में कोई करंट पास नहीं हो रहा है, तो एम्पियर सर्किट इस लूप के लिए कितना बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है ना बेटा। अब ये जो रिलेशन टू फर्स्ट name it as second and name it as third, from second and third they continue to be true। ये दोनों इक्वेशंस अपनी अपनी जगह क्या है, ठीक है। इवन अगर ये दो लूप्स काफ़ी क्लोज भी हो, यानी अगर हम कहेंगे ये दो लूप्स काफ़ी क्लोज होते भी है, काफ़ी नज़दीक होते हैं, तो देयरफॉर दीज टू इक्वेशंस, दैट्स इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड, दे कंटिन्यू टू बी ट्रू इवन इफ द टू लूप्स आर इन्फिनिटेसिमली क्लोज टू द प्लेट्स P एंड प्लेट P ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली एक तो यहाँ इसके कैपेसिटर के बाहर है, दूसरा इस अंदर है, तो देयरफॉर बहुत कम डिस्टेंस है इन दो प्लेट्स, इन दो लूप्स के दरमियान। बीच में यहाँ ऐसा भी कह सकते हैं इस प्लेट और इन दो लूप्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, ठीक है ना। दूसरी जानिब अगर हम देखेंगे जो लूप C1 एंड C2 वो इन्फिनिटेसिमली क्लोज है, तो देयरफॉर यहाँ पे मैं फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये जो लूप्स दो है, एक तो ये एक दूसरे के नज़दीक है और दूसरा इस प्लेट के भी नज़दीक है, तो देयरफॉर इन फॉर दीज टू लूप्स, ठीक है ना, ये देयरफॉर ये हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये दो एक्चुअली ये जो एम्पियर सर्किट, दैट्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो मैग्नेटिक फील्ड है इन दोनों में, वो क्या होना चाहिए, वो सेम होना, दैट इज दिस पार्ट ऑफ दिस एम्पियर सर्किट लॉ दैट मस्ट बी सेम फॉर दिस लूप एज वेल एज फॉर दिस लूप, ठीक है ना, क्योंकि बहुत क्लोज है, ठीक है ना बेटा। तो देयरफॉर एज द टू लूप्स और वेरी close to each other, therefore मैं कह रहा हूँ ये जो C1 that's B dot DL is equal to C2 B dot DL। ठीक है ना। तो जो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों, या जो करंट इसकी वजह से वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है इन लूप्स के अंदर, तो देयरफॉर वो ऑलमोस्ट सेम है बिकॉज वो काफ़ी क्लोज है, ठीक है ना। लेकिन जब आप इस रिलेशन 4, ठीक है ना बेटा, नाउ दिस रिलेशन इज इन कंट्राडिक्शन विद द रिलेशन 2 एंड 3। ये कहता है कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन हमारी ये है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स वहाँ पे, सॉरी, जो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा इन दो लूप्स के दरमियान, वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये लूप्स काफ़ी क्लोज है एक दूसरे के। तो देयरफॉर जो एम्पियर सर्किट लॉ का फर्स्ट पार्ट है ये दोनों में सेम रहना चाहिए ऑब्वियसली। तो देयरफॉर बेटा वो हमने लिखा भी, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली ऊपर देख रहे हैं तो देयरफॉर ये इनकंसिस्टेंसी दिखा रहा है, ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। So therefore this led Maxwell to point out एम्पियर सर्किट लॉ, ठीक है ना, इज लॉजिकली इनकंसिस्टेंट। यही वो चीज़ है जिससे एक्चुअली बेटा एम्पियर जिस मैक्सवेल को बाद में लगा कि मुझे एम्पियर सर्किट लॉ को क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर उसी के बेस पे उसने आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट बाद में किया। ओके बेटा,
Now Maxwell predicted that not only a current flowing in a conductor produce magnetic field, but also a time varying electric field that is changing this electric field in a vacuum or free space or in any medium produces a magnetic field. ठीक है ना बेटा? तो therefore ये सारा कुछ माजरा देखने के बाद मैक्सवेल ने एक्चुअली इस पॉइंट पे पहुंच गया कि नहीं, ये जो हमारे पास एम्पियर सर्किट वाला है इट रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन, ठीक है ना? चूंकि इसमें हमने देखा कि जो यहाँ पे हम ऐसा भी कह सकते हैं, जब आपने एम्पियर सर्किट वाला का जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड पाथ विच यूजुअली इन फ्री स्पेस होगा, कुछ भी होगा, दैट वाज यूजुअली जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों लूप्स के लिए ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। ये एक्सपेक्ट मैक्सवेल ने किया था क्योंकि दोनों प्लेट्स काफी नजदीक थे, तो विच मीन जो मैग्नेटिक फील्ड इस जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर दिस लूप इट मस्ट बी ऑलमोस्ट इक्वल टू लाइन इंटीग्रल फॉर दिस लूप। बट ये उसने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन ऊपर जब उसने चेक किया फॉर द इक्वेशन ये सेम नहीं था बेटा। इसका वैल्यू था इट वाज एब्सोल्यूट परमेबिलिटी टाइम्स द नेट करंट पासिंग थ्रू दैट सरफेस एंड नीचे जीरो था, ठीक है ना? तो देयरफॉर यही वो कॉन्ट्राडिक्शन है विच लेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। अब फिर से मैं कह रहा हूँ बेटा, जो मैक्सवेल ने प्रिडिक्ट किया, अब मैक्सवेल प्रिडिक्टेड दैट नॉट ओनली अ करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब मैक्सवेल ने ये कहा नहीं, इतना ही नहीं है आप कहते हो जब करंट किसी कंडक्टर में फ्लो होगा तो उससे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, नहीं, करंट से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता है, एक्चुअली टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना? आप समझ में कंसेप्ट क्या था बेसिक? अब तक जो हमने स्टडी किया था, हमने कहा था कि जब करंट किसी वायर किसी कंडक्टर में फ्लो होगा तो करंट फ्लो होने की वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब मैक्सवेल उसी को ऐड कर रहा है कि ये सिर्फ करंट ही नहीं है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये इलेक्ट्रिक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी है जो वहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। दिमाग में आया? दैट्स मैक्सवेल प्रेडिक्टेड दैट not only a current flowing through a conductor produce magnetic field but also a time varying electric field। कौन सा टाइम? जो varying electric field है, that is changing electric field। फिर मीडियम कौन सा भी हो वो प्रोड्यूस करता है एक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स a changing electric field give rise to a current which flows through a region so long as the electric field is changing there। इसका मतलब क्या है इस चीज? ये देखो मतलब क्या है उसके कहने का। उसके कहने का मतलब ये है कि जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से बेटा वहां पे एक करंट प्रोड्यूस होता है, तो वो करंट उस रीजन में फ्लो होता रहता है तब तक जब तक वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिस्टेंटली चेंज हो जाता है। समझ में? तो द बेसिक मीनिंग what it means by this saying that it means a changing electric field give rise to a current। एक changing electric field एक्चुअली हमें क्या प्रोड्यूस करके देता है? वहां पे एक करंट वहां पे प्रोड्यूस करता है, वो तब तक फ्लो करता रहता है, इट फ्लोज थ्रू अ रीजन सो लॉन्ग एज द इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग देयर। ये तब तक वहां पे फ्लो होता रहता है जब तक वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिस्टेंटली चेंज होता रहता है वहां पे, ठीक है ना? तो मैक्सवेल ने ये भी प्रेडिक्ट किया था दैट दिस करंट produces the same magnetic field as conduction current can produce। this current usually is called as displacement current, ठीक है ना बेटा? और उसने ये चीज भी वहां पे प्रेडिक्ट किया। अब ये जो करंट यहाँ पे इस वेरिंग टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोड्यूस हुआ, ये करंट वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जैसा हमारे पास जनरल करंट प्रोड्यूस करता है। जनरल करंट को कंडक्शन करंट कहते हैं, लेकिन ये वाला करंट जिसकी मैंने अभी बात की, इसी करंट को बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। फिर से मैं एक बार सुना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज यू हैव टू रिमेंबर दिस। मैक्सवेल ने अब प्रेडिक्ट किया जब उसने ये देखा कि इनकंसिस्टेंट एम्पियर सर्किट मॉडिफिकेशन की जरूरत है, तो ये चीज उसने बाद में प्रेडिक्ट किया कि सिर्फ करंट से ही बेटा मैग्नेटिक फील्ड, जब करंट फ्लो होगा तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, नहीं, करंट से ही नहीं, बिसाइड्स करंट अगर हमारे पास वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। किस तरह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है देखो, वो उसी ने बताया। उसके कहने का मतलब यह कि जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो वहां पे एक करंट प्रोड्यूस होता है, यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस चेंज हुआ, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है, तो इस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वहां पे एक करंट फ्लो होगा, उसी करंट को बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, और उसी डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। यही उसने सिंप्लीफाइड फॉर्म में कहा था कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस आल्सो ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इट इज एक्चुअली द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसिंग ए करंट, और ये करंट तब तक फ्लो करता रहता है जब तक वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका चेंज होता रहता है।
युत्ताम इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज रोज गसान तुत्तान रोज करंट फ्लो गसान वनस इलेक्ट्रिक फील्ड स्टॉप चेंजी आपका करंट भी स्टॉप हो जाएगा। इस करंट को हम क्या कहते हैं, इसी को डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। और यही डिस्प्लेसमेंट करंट एक्चुअली वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज नो डिफरेंट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय कंडक्शन करंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, या आप खुद लिख सकते हो, ठीक है ना। Now the displacement current beta is that current which comes into play in a region in which the electric field and hence the electric flux is changing with time, ठीक है ना। Thus displacement current is that current which comes into play in the region in which the electric field and hence the electric flux is changing with time, ठीक है ना। तो मैक्सवेल ने डिफाइन किया इस डिस्प्लेसमेंट करंट को स्पेस से लिए, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी होता है, चेंज होता है टाइम के साथ। ये रिमेंबर, आपने याद रखना है दैट डिस्प्लेसमेंट करंट निकाल भी सकते हैं हम, यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट डिस्प्लेसमेंट करंट इज सिंपली एब्सोल्यूट परमिटिविटी रेट ऑफ चेंज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। दैट डिस्प्लेसमेंट करंट इज सिंपली इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई बाई डी टी, where what is phi is the electric flux। ये therefore displacement करंट सिंपली किसके बराबर है, it is the product of absolute permittivity times the rate of change of electric field या electric flux, सॉरी electric flux। तो मैक्सवेल ने ये चीज़ भी देखी, जो कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट वो दोनों इकट्ठे दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि वो कंटिन्यूसली फ्लो होता है। कोई भी आपके पास पाथ हो, कोई भी आपके पास ये सर्किट हो, तो ये दोनों करंट जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो फिर करंट वहाँ पे कंटिन्यूसली फ्लो होता है, उसी को हम कंटिन्यूटी कहते हैं। तो दिस आइडिया ऑफ मैक्सवेल usually this idea of Maxwell led him to modify the Ampere circuit law to make the same logically consistent, to make इस Ampere circuit को consistent करने के लिए he stated Ampere circuit law in a different form that usually I will write here, ठीक है ना। फिर से मैं कह रहा हूँ, मैक्सवेल ने ये भी चीज़ भी देखा, वो हमें चलो वो मैं भी आपको पढ़ाऊंगा कि उसने कंटिन्यूटी ऑफ करंट देखा कि अब जब दोनों कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे तो फिर उससे कंटिन्यूटी होगी, बीच में उससे करंट आप कोई भी सर्किट क्या करेगा, पास करेगा। दैट इज टुगेदर दिस द करंट एंड डिस्प्लेसमेंट टुगेदर हैव द प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी, ऑल्दो इंडिविजुअली दे मे नॉट बी कंटिन्यूअस। इंडिविजुअली आपने ये भी देखा, कैपेसिटर में आपने भी देखा। अगर हम कंडक्शन करंट की बात देखते इस यहाँ पे देखो, आप यहाँ से समझ आपको आएगा। कंडक्शन करंट देखो यहाँ पे, यहाँ तक फ्लो होता है, यहाँ पे रुक जाता है ना ऑब्जेक्ट, तो बीच में एक्चुअली यहाँ पे क्या ब्रेक है, तो दिस इज कॉल्ड एज डिसकंटिन्यूटी। लेकिन अब देखो बेटा कंटिन्यूअस कब बनता है, यहाँ से यहाँ तक देखो आप, यहाँ से यहाँ तक कंडक्शन करंट है, बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट है, कंडक्शन करंट, तो दिस इज कंटिन्यूअस। तो दोनों मिलके कंटिन्यूअस है, अलग अलग सेपरेटली कंटिन्यूअस नहीं हो सकते हैं। ये सब ये क्या भी हो सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकते हैं। तो देयरफॉर दिस आइडिया लेड मैक्सवेल टू मॉडिफाई एम्पियर सर्किट लॉ टू मेक इट कंसिस्टेंट। तो अब जो मॉडिफाइड फॉर्म है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स सर्किट लॉ, जिसको एम्पियर मैक्सवेल सर्किट लॉ कहते हैं, अब वो बेटा है दैट्स बी डॉट डी एल, दैट्स लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड पाथ इज सिंपली इक्विवेलेंट एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी टाइम्स द करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट, करंट थ्रेडिंग दैट्स म्यू नॉट इनटू आई प्लस आई डी विच इज सिंपली इक्विवेलेंट म्यू नॉट आई प्लस, अब इसको आप वैल्यू दे सकते हो ई नॉट डी फाई ई बाई डी टी, ठीक है ना बेटा। दिस इज एक्चुअली बेटा एम्पियर मैक्सवेल लॉ या एम्पियर मैक्सवेल सर्किट लॉ, ठीक है ना। यही एम्पियर मैक्सवेल लॉ है, या इसी को हम एम्पियर मैक्सवेल सर्किट लॉ भी कहते हैं, ठीक है ना बेटा। दिस वाज द कॉन्सेप्ट, हाउ इंपॉर्टेंट वाज दिस बेटा, इससे आपको पता चलता है कि हाउ इंपॉर्टेंट वाज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है ना।
डिस्प्लेसमेंट करंट को आप इस तरह भी डिफाइन आप कर सकते हो एज फार एज द डायग्राम इज कंसिडर्ड। डायग्राम के बारे में आपके कहूँ, द इक्विवेलेंट करंट थ्रू द गैप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर ड्यू टू द चार्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। वो इक्विवेलेंट करंट जो इस कैपेसिटर के दरमियान इस गैप में है, ठीक है ना, बिटवीन द गैप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, मगर किसकी वजह से, ड्यू टू द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है ना बेटा। आमतौर पर हम इसको डिटरमाइन भी कर सकते हैं। मैंने स्ट्रेट अवे आपको यहाँ पे लिखा ना, ये मैंने स्ट्रेट अवे लिखा यहाँ पे आईडी, ये मैंने लिखा दैट डिस्प्लेसमेंट करंट इज सिंपली इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। हम इसको निकाल भी सकते हैं। इसके लिए हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट लेना है, तो उससे भी हम इसको निकाल सकते हैं। इफ़ यू विल विश मैं आपको निकाल भी सकता हूँ। चलो मैं डिटर्मिनेशन ये आपके लिए एडिशनल लेगा। अगर आएगा डिटर्मिनेशन ऑफ आईडी दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट तो आप कर लेना, अगर नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आप डायरेक्टली लिख लेना, आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है ना। अब हम क्या लेंगे, हम इन दो कैपेसिटर प्लेट्स पे चार्ज, एक तो इसी तरह एक प्लेट पे प्लस चार्ज रहेगी, दूसरे पे ऑब्वियसली क्या रहेगी, नेगेटिव चार्ज। तो देयरफॉर हम एक कैपेसिटर प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज लेंगे और दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज हम लेंगे ऑन द लेफ्ट एंड राइट प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना। एंड सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, चूंकि ऑब्वियसली कितनी वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। तो देयरफॉर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वो आपको ऑलरेडी पता है, दैट्स इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates of capacitor that beta is simply equivalent E किसके बराबर, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय एब्सोल्यूट दिस परमिटिविटी। ठीक है ना। अब सिग्मा किसके बराबर है बेटा, सिग्मा इज आपको पता है, आपने पढ़ा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट डी पढ़ा है ना, एज पर सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज चार्ज डिवाइड बाई एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट्स ई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज सिंपली इक्विवेलेंट टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए। ये आपको ऑलरेडी पता है बेटा। नाउ हम जो दो सरफेसेस हमने लिए, जो दो लूप्स हमने लिए C1 एंड C2, वो एक्चुअली बाउंड क्लोज्ड पाथ से है ना। ठीक है ना। जिसमें हमने देखा जो लूप C2 था वो किसके दरमियान था, वो गैप था बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब हम देखेंगे। यार यहाँ पे आपने देखना है, देखो हमने दो लूप्स लिए थे, इसमें से दूसरा लूप है ना वो किसके दरमियान, वो गैप के, वो एक्चुअली बेटा क्या किधर है, वो गैप के दरमियान है, गैप इस गैप के बीच में है। तो देयरफॉर उसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू लूप C2। ठीक है ना। दैट इज सिंपली इक्विवेलेंट 5। फ्लक्स किसके बराबर होता है, दैट्स E इंटू ए, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड दिस कोऑर्डिनेट दैट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द एरिया। ठीक है ना। जिस तरह मैग्नेटिक फ्लक्स होता है B डॉट ए, ठीक है ना, ये हो गया E इंटू ए दिस एरिया वेक्टर। ठीक है ना। दैट्स इक्विवेलेंट टू, शायद हमने E निकाला, E हमने भी निकाला, E किसके बराबर निकला था, एज E था हमारा Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए। अब देयरफॉर E को अपना वैल्यू दो, दैट्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ए और ए गया, तो देयरफॉर फाई E इज सिंपली इक्विवेलेंट Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपको बेटा क्या मिला, ये मिला हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट्स डिफरेंशिएटिंग इट, चेंज उसी से निकलेगी ना, डी फाई बाई डी टी, दैट सिंपली विल बी इक्विवेलेंट टू एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है इंटू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है ना। अब व्हाट इज दिस इज दिस इज डी क्यू बाई डी टी, दैट इज चेंज इन दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, दैट्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो दैट इज करंट, है ना। दैट्स इक्विवेलेंट टू उस करंट को हम कहते हैं आई डी, दैट डिस्प्लेसमेंट करंट, आई डी बाई एप्सिलॉन नॉट, वाई डी क्यू बाई डी टी इज सिंपली इक्विवेलेंट टू आई डी, है ना, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो देयरफॉर आई डी किसके बराबर आएगा बेटा, आई डी विल बी इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई ई बाई डी टी। ये निकला था ना, ये मैंने खुद वहाँ पे एक्चुअली लिखा था आपके सामने, जब मैंने पहले लिखा था स्ट्रेट अवे, मैंने स्ट्रेट अवे लिखा था यहाँ पे आई डी सिंपली एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। अब देखो यही निकला यहाँ पे आई डी इज इक्विवेलेंट विच इज एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है ना बेटा।